खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 12 घंटे चली बहस के बाद बिल पास हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बिल लाया गया है। इसमें कोई ऐसी क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर का कहना है पीएम हर किसी को सौगात देना चाहते हैं पर कोई लेने को तैयार नहीं है। किसानों और मुस्लिमों ने तो उनकी सौगात लौटा दी है। पीएम को अगर देना ही है तो युवाओं को रोजगार दे दे। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का कहना है कि कांग्रेस की कार्यकाल में ऐतिहासिक भूल हुई थी, उसे आज सही कर दिया गया। उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा से भी पारित होकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद शीघ्र कानून बन जाएगा। देखिए, वक्फ बिल में अपने अपने तर्क हैं, कुतर्क हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन कोई ये बता दे, जो भी वक्फ बिल पेश करने के पक्ष में बयान देते हैं, क्या कुछ हो जाएगा उससे? क्या सामाजिक परिवर्तन होगा? क्या आर्थिक परिवर्तन होगा? देश को क्या लाभ होगा? देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वक्फ बिल ला दिया गया, लोग उलझ के रह जा रहे हैं इसी के बहस में, लेकिन उसकी आड़ में उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है इस देश में? केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, 1 मई से कई एक तरह के नए कानून लग गए। एटीएम का यूज कीजिए, उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा। आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। कई एक तरह के ऐसे कदम उठा रही है केंद्र की सरकार, उस पर बहस नहीं हो रहा है। उन कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए वक्फ का मामला सामने ले आओ। किसी भी बिल में संशोधन कीजिए, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं कम से कम उससे कंसर्न कीजिए, उससे बात कीजिए। देखिए, देश में एक प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो देना तो सबको गिफ्ट चाह रहे हैं, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। किसान को आपने गिफ्ट दिया, किसान नहीं लिया। मुसलमान को गिफ्ट दिया, मुसलमान भी नहीं लिया। अरे 11 साल से हिंदू को भी तो एक गिफ्ट दे दीजिए। जो चीज़ आप लेना लोग नहीं चाह रहे हैं उसको देना चाह रहे हैं। आज जो रोज़ मांग रहा है नौकरी दो, 15 लाख दो, 2 करोड़ नौकरी दो, रुपया को बराबर कर दो, उसको आप कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ज़बरदस्ती किसी को गिफ्ट न दे। देश की युवा जो है उनसे गिफ्ट मांग रहा है कि आप नौकरी कब दोगे। देश के लिए आज एक ऐतिहासिक पल है जब लोकसभा ने वक्फ बिल को संशोधनों के साथ जो जेपीसी ने सुझाया था उसके साथ पारित कर दिया। ये कांग्रेस के समय की गई ऐतिहासिक भूल थी जब ड्रैकोनियन एक्ट बना दिया था वक्फ बोर्ड के एक्ट को, और वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता था और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल था, सिर्फ वही चैलेंज होता था। तो एक तरीके से वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसका हो जाता था। फिलहाल लोकसभा से ये पारित हो गया है। इसके अतिरिक्त अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय को। कलेक्टर भी संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, ये कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं झारखंड से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल वक्फ संशोधन बिल आज जिस तरह से संसद में आया, चर्चा हुई और पारित हुआ, उसके बाद कह सकते हैं कि अलग अलग लोग, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा हुई, देर रात तक चली। देखिए, ये सब लोग जानते थे कि बहुमत है उनकी, और जिस एजेंडा के तहत वो काम कर रहे थे उसमें वो सफल हुए हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वक्फ बिल के माध्यम से मुसलमानों को कितना अपमानित किया जाए, कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जाए, ये साबित हो गया। और सारे लोग जानते थे कि आज उनके साथ बहुमत है और वो बिल को पास करा लेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे सांसदों को, 232 सांसदों को, जिन्होंने हमारी हिमायत की, जिन्होंने वक्फ बिल के त्रुटियों को समझा और वक्फ बिल के माध्यम से जिस तरह से ज़मीन और दौलत हड़पने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर बिल्कुल ही उन लोगों ने विरोध किया। उसका सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कल वक्फ बिल जो पास हुआ, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगा
कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। जो संवैधानिक अधिकार हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो दिया था उसका पूरी तरह से अवहेलना किया गया है। आज उनकी शक्ति है, आज उनकी ताकत है, आज जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो निज़ाम चलाने वाले जो निज़ाम चलाता है वो कई फिरौन, नमरूद और कई बड़े बड़े हस्तियों को मिटते टाइम नहीं लगा है। और एक वक्त आएगा कि हमारी भी ताकत होगी, सेकुलर पार्टियों की ताकत होगी, सेकुलर पार्टियों की भी ताकत होगी और निश्चित तौर पर इसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन संसद में जिस तरह से गृह मंत्री ने भी साफ किया कि वक्फ में गैर मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। देखिए, वक्फ जो है ये मुसलमानों की निजी संपत्ति होती है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि संविधान के तहत हमको जो अधिकार दी गई थी ये हमारे अधिकारों का जो है सीधा हमारे अधिकारों पर हमला है। और वक्त रहते ये सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि हम अपने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी जनता को नाराज़ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी को नाराज़ कर रहे हैं। उसका जो मौलिक अधिकार है, जो उसका हक है, उसको हम छीन रहे हैं। आने वाला वक्त बदलता है। जिस तरीके से रावण इस संसार का सबसे बड़ा राजा था लेकिन उसका भी वध हुआ, जिस तरह से श्री राम जी ने उनका वध किया, इसी तरीके से कल फिर श्री राम हमारे कोई बन करके आएंगे और इस रावण का वध करेंगे। ये बताइए कि कई सारे मुस्लिम संगठन के भी लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं संशोधन पे, वो पटाखे भी जला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जो दाढ़ी और टोपी में वो हमारे मुस्लिम कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये सारे आरएसएस के लोग हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं, वक्फ को किस तरह से समझते हैं? और वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड, वो तो प्रशासनिक चीज़ है, एक ट्रस्ट है, एक उसको एक्ट के तहत चलता है और यही बात सामने आई। देखिए, असल में वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की मिल्कियत है। ऐसे अगर साजिश के तहत अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो ये सरासर मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। और अगर किसी भी समाज या किसी भी धर्म को डायरेक्ट टारगेट करके बार बार हिट किया जाए तो ये गलत है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं बस इतना ही कहता हूँ कि कोई ऐसा फूल नहीं जो कभी मुरझाता नहीं, इसलिए खुश ना हो ऐ हसीने वक्त अपनी बहार देखकर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से दिन कई घंटे तक चर्चा हुई और पास हुआ लोकसभा? ये जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना किसी का मलकियत को, किसी का वफ़ किया हुआ, दान किया हुआ चीज़ को ज़बरदस्ती जो है सरकार छीनना चाहती है, छीन रही है और डेमोलाइज कर रही है अल्पसंख्यक लोगों का। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमारे साथ चूंकि शमशेर आलम साहब अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, ये बताइए कि बार बार सदन में तो यही कहा गया कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो रहा है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल ला करके एक बड़े समुदाय को खुश करना चाहती है। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों पर आरोप लगा रही है कि वो तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है, आज सबसे बड़ा तुष्टीकरण का राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सीपीआई, सीपीएम और भी जो अन्य क्षेत्रीय दल जो वक्फ बिल का जो समर्थन है, वक्फ बिल का जो विरोध कर रही है, क्या बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं? उनको क्या मुसलमानों ने मत नहीं दिया? जदयू उसका उदाहरण है, तेलुगु देशम उसका उदाहरण है, अजीत उसका उदाहरण है। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए और मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया जाए, मुसलमानों को कितना जलील किया जाए, मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार को लास्ट तक कैसे उनके हक और हकीकत को छीना जाए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वही एजेंडा है। न उनको बेरोजगारी से मतलब है, न उनको यहाँ के देश के नौजवानों से। झारखंड में अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में आएगा। देखिए, राज्यसभा में भी उनकी बहुमत है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुमत के आधार पर उनको जो बिल लाना है वो ले आवे। लेकिन ये बात सही है कि बहुमत के आधार पर अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं और इस तरह का बार बार सिर्फ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से रोकने के लिए आप तरह तरह का बिल ला रहे हैं, तो आने वाला नस्ल
आपको माफ़ नहीं करेगा। और ये बात याद रखिए कि मुस्लिम भी अब समझ गए हैं कि इस सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये सरकार हमारे हर विषय को छूना चाहती है और हमको हर मोर्चा पर ये विफल करना चाहती है। हमको आर्थिक तौर पर तोड़ना चाहती है, हमको धार्मिक तौर पर तोड़ना चाहती है, हमको सामाजिक तौर पर तोड़ना चाहती है। सवाल तो ये भी उठा कि वक्फ में जो आमदनी होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो नहीं हो रही है। संसाधन से भागीदारी बढ़ेगी, मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े हैं, पसमानदा है, हर वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें आएगा। ये कैसे जानते हैं ये कि ये प्रतिनिधित्व नहीं आता है? आप जितने भी वक्फ बनाए गए हैं, आज मैं उदाहरण देता हूँ, रांची का अंजुमन इस्लामिया वक्फ है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कितनी महिलाओं का दरखास्त जाता है और कितने बहनों की बेटियों की शादी होती है। आज अस्पताल चल रहा है वक्फ से, कितने गरीब लोगों का इलाज हो रहा है वक्फ के माध्यम से। किस तरह से सामाजिक कार्य होते हैं वक्फ के माध्यम से। आज हमारा ईदगाह, मदरसा, मस्जिद, हमारा समाज, हम अपने लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराते हैं। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है, जो लोग बिल बनाने वाले लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वक्फ क्या करता है। सिर्फ एक प्रोपगंडा कि वक्फ की जायदाद का कुछ नहीं होता है। वक्फ के जायदाद हमारे जायदाद हैं। हमको ये लगता है कि ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। और मैं तो साफ आपको कल भी कहा था कि जर, जन, जमीन, इन तीन चीज़ों के लिए आने वाला पिछला इतिहास भी आप देखेंगे, चाहे वो रोम एम्पायर हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कई मुसलमानों के इस्लामिक जंग हो, ये तीनों पर हुआ है, जर, जन, जमीन पर। और आज हमारे ज़मीन को कब्जा करने की जो साजिश हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संशोधन लाया गया, बार बार यही कहा गया कि सभी लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, आप पिछली तमाम इस तरह के कानूनों का आप जिक्र कर सकते हैं। जिस तरीक़े से 3 तलाक बिल आया था, जिस तरीक़े से NRC आई थी, जिस तरीक़े से अभी ये लाए हैं, आप पर्टिकुलर एक ही धर्म को टारगेट बना रहे हैं, एक ही धर्म के साथ आप अन्याय करते चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि NRC से क्या फ़ायदा हो सकता है किसी नागरिक को। आप ये बताइए कि 3 तलाक बिल से आपको क्या मतलब है। हमारा ये निजी मामला है, हमारा ये धार्मिक मामला, उस पर आप अड़ंगा लगा रहे हैं। आने वाला वक्त आपको इसका जवाब देगा और आपको जरूर आप अरंगा की बात कर रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है पारदर्शिता लाई जा रही है। अगर किसी चीज में पारदर्शिता लाई जा रही तो नुकसान कहाँ है? देखिए, किसी भी धर्म के रूल रेगुलेशन में अगर आप हमला करते हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसे सुधारना चाह रहे हैं, बल्कि ये कहे वक्फ धर्म का, वो तो वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है। देखिए, वक्फ बोर्ड ये मुसलमान की निजी मामला है, इसमें दखलंदाजी कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये तो एक ट्रस्ट है, इसमें धार्मिक बातें कहाँ से आ जाती? देखिए, मस्जिद जो है ना ट्रस्ट से नहीं चलता है, मदरसा भी नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रस्ट से चलता है। लेकिन ये जो मामला है, आप बोल रहे हैं, खानकाह हुआ, कब्रिस्तान हुआ, ईदगाह हुआ, ये तो ट्रस्ट नहीं है। ये तो एक लोग जो है ना अपना सवाब की नीयत से किसी के नाम से जो है उसको दान कर देते हैं, उसको वक्फ कर देते हैं अल्लाह के नाम से। तो इसमें कहाँ से आ गया ट्रस्ट? ट्रस्ट सब में नहीं होता है। तो वही तो बात आ रही, जो दान करते हैं उन चीजों में पारदर्शिता होगी। जो दान करेंगे उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी ऑडिट होगी, जो चीजें हैं वो सबके सामने आएगा। ये वक्फ बोर्ड जो है हमारा निजी मामला है, इस पे किसी को भी दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। और ये एक ट्रस्ट नहीं है, ये मुसलमानों की ऑन प्रॉपर्टी है। बोलिए, ये तो हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे चलाना है, क्या करना है। इस पे कोई आधार, इस पे वक्फ में कहाँ गैर मुस्लिम नहीं है, तो आप ही लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। जो लोग चलाते हैं वक्फ में, कहाँ गैर मुस्लिम की भागीदारी की बात हो रही है? भागीदारी की बात नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति हो रही है इसमें। है शमशेर साहब, अगर किसी चीज की, किसी संस्था की ऑडिट होती है तो इसमें आपको आपत्ति क्यों?
नहीं, ऑडिट आप कैसे कर सकते हो? ऑडिट मेरा ऑडिटर करे, मेरा वक्फ बोर्ड का ऑडिट होता है, वो अपना प्राइवेट ये है। और सवाल है कि सरकार जब अनुदान नहीं देती है, सरकार जब किसी तरह का वक्फ बोर्ड को सरकारी कोई प्रावधान से उसकी मदद नहीं करती है, तो फिर सरकार को क्या हक है कि सरकार को कोई हक नहीं है कि इस मसले में हस्तक्षेप करे। चूँकि वक्फ जो हमारा है, वो वक्फ आप गांव में चले जाइए, वक्फ कोई किसी की प्रॉपर्टी कर देता था, तो अब उसमें प्रावधान आ रहा है कि जो वक्फ कर रहा है उसके परिवार की, उसकी सहमति हो, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी न वक्फ कर दे, ये भी तो मामला आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है? कभी इस तरह का उदाहरण आए हैं? तब आप बताएं। वक्फ तो जिन लोगों को जो निसंतान होते थे या इनके पास बहुत सा प्रॉपर्टी होता था, तो आज भी देखिएगा कि बहुत से मस्जिद हैं और मस्जिद में लोगों ने वक्फ कर दिया 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन। अब वहाँ से खेती होता है, उसका अनाज पानी आता है, वो अनाज पानी बेच करके मस्जिदों के इमाम को, मुअज्जिन को, इन लोगों को तनख्वाह मिलता है। देहातों में की मैं बात, सवाल तो ये भी उठता था कि वक्फ की हुई प्रॉपर्टी पर मिली भगत से औने पौने दाम पे लीज पे दे दिया जाता था। जिस चीज के लिए वक्फ की जाती थी प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल उस चीज के बजाय और चीजों के लिए भी होता था। ये बात भी तो सामने आई। चीज के लिए की जाती थी कि इसलिए की जाती थी कि मैंने तो आपको कहा कि ये लीज पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं की जाती थी। वक्फ का मतलब है कि हमने प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम से वक्फ किया। अब उसके जो कारगुजार हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग अगर मान लिया ज़मीन है वक्फ का और उसमें 4 दुकानें बनी हुई हैं, अंजुमन प्लाजा इसका उदाहरण है। अंजुमन प्लाजा में कई दुकानें हैं और भी रांची में बहुत सारे जगह पर वक्फ की दुकानें हैं। कुमार चंदन, बिल्कुल वाकई ये कहा जा सकता है कि अभी तक मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही है, सभी अपने अपने नजरिए से इसको देख रहे हैं और यही वजह है कि ओपिनियन कहीं ना कहीं अलग अलग है, लेकिन इस पर अब सियासत भी हो रही है, वो चर्चा का विषय बनता जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पलामू जिले के मेदिनी नगर में भी दहला देने वाली वारदात हुई है। शहर के कांधू मोहल्ले में एक शख्स ने 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दरिंदगी की है।